Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. This is our fourth lecture from grade 6 science for the Cantor lecture series. The lecture is the continuation of previous three lectures that were about cell, structure and working of light microscope, identification of different kinds of cells under microscope, and our target SLO is the study of basic structure of animal cell as well as plant cell. As we know that all the bodies are made up of cell, but we cannot say that all the cells are similar. Each type of classification of animals has its own type of cells. Whether it is animal, it's plants, plant cells are different from animal cells are different from microorganisms. So each individual, each species has its own individuality, and it's due to its cell structure. But each class, whether it is animal or it is plant, has some specific features that are similar to that particular class. For example, plant cells, all plants, whether they are higher big trees or small herbs or shrubs, their cells have some specific or unique structure that is found all over these structures are present in all plant cells. Likewise, animal cells, all the animal cells have some basic organelles, have some basic structures in their cells which are specific to animals only. So in this lecture we are going to study the basic structure of animal cell and a plant cell. इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सेल का हर पार्ट लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है. जब हमने सेल को डिफाइन किया था तो हमने पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. अब हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि एक सेल लाइफ को कैसे सपोर्ट करता है, वो क्यों कहा जाता है कि लाइफ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल एज वेल एज बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ. सो हमारे दो टारगेट्स हैं आज के लेक्चर में, स्टडी of cell structure and the other target is function of each structure. अब हम देखेंगे कि हर सेल में कुछ यूनिक फीचर्स पाए जाते हैं, कुछ यूनिक एलिमेंट्स हैं, कुछ फर्दर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं और हर ऑर्गेनेली एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है सेल को एक लिविंग थिंग शो करने के लिए. सो आज के इस एसएलओ में, आज के इन दो एसएलओ टारगेट एसएलओस में, our lecture has been bifurcated in two parts. The first part belongs to animal cell. In other part we will discuss, part B we will discuss plant cells. So in this lecture we will study the cell structure of animal cells as well as the function of organelles present in the cell. तो इन दोनों टॉपिक्स को समझने के लिए, इन दोनों एसएलओस को ग्रिप करने के लिए टेक्स्ट बुक का जो सोर्स या जो टॉपिक हमें हेल्प करेगा वो है 1.4.1 जो कि साइंस की टेक्स्ट बुक जो कि CSS स्कॉलर सीरीज यानी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज की है, पेज नंबर 8. इस पेज से हम SLO 4 को अंडरस्टैंड करेंगे और हमारा आज का टॉपिक भी यही है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल. इसके साथ साथ SLO 6 को स्टडी करने के लिए टेक्स्ट बुक का पेज 10 और टॉपिक 1.6 सपोर्ट करेगा. टॉपिक 1.6 हमें बताता है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स, जितने भी स्ट्रक्चर सेल में प्रेजेंट हैं, उन सब का क्या क्या फंक्शन है, यानी वो एक सेल को एक लिविंग थिंग, एक सपोर्टिव बेसिक यूनिट के तौर पे डिस्कस करते हुए कैसे सपोर्ट करते हैं. बिफोर मूविंग फॉरवर्ड वी मस्ट फेमिलियर विद अ टर्म दैट इज ऑर्गेनेली. What does it means?
ऑर्गेनेली वो खास टर्म है जो हमें आज के लेक्चर में और हमारी नेक्स्ट क्लास में जब हम प्लांट सेल को स्टडी करेंगे को कॉम्प्रीहेंड करने के लिए बहुत यूजफुल है। ऑर्गेनेली का मतलब है कि एक द स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट विद इन अ सेल। जब हम ये बात करते हैं कि सेल स्ट्रक्चरल और बायोलॉजिकल यूनिट है, तो सेल लाइफ को इटसेल्फ तो सपोर्ट नहीं कर सकता, वो अपने कुछ अदर स्ट्रक्चर्स, कुछ ऑर्गेनेल्स की हेल्प लेता है और वो तमाम ऑर्गेनेल्स मिलकर एक यूनिफाइड, एक फंक्शनल यूनिट हमारे पास लेके आते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि एक इंडिविजुअल ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स कोलैबोरेशन से काम करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे पास इंडिविजुअल आता है। Organism is actually the combination of collaborative work of organ systems. Likewise, a cell is functional unit only when its organelles work in collaboration. ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप इसी तरह समझ सकते हैं कि जैसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर प्रॉपरली और देखते हैं कि एनिमल सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास एक एनिमल सेल का रिजॉल्व और हाई रेजोल्यूशन का इमेज है। इसमें क्रॉस सेक्शन किया गया है, यानी एक कंप्लीट एनिमल सेल्स को दरमियान से हाफ करके आपको उसके ऑर्गेनेल्स बहुत अच्छे तरीके से दिखाए गए हैं। अब हम ऑर्गेनेल्स यहाँ पे ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ऑर्गेनेल्स का मतलब यही है कि एक सेल के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जितने भी ऑर्गन्स एक सेल के आप कह सकते हैं, जितने भी सेल के एक ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो तमाम के तमाम सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है सेल को एज ए फंक्शनल यूनिट बनाने में। सबसे पहले इसकी आउटर कवरिंग से स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को सिक्योर करने के लिए, हम उसको एक्सटर्नल हैजर्ड से बचाने के लिए उसमें एक आउटर कवरिंग पाई जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी की स्किन है। स्किन हमारे लिए एक डिफेंसिव बैरियर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंजरी से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हैजर्ड से। स्किन हमें ना सिर्फ प्रोटेक्ट करती है हमारे वाइटल ऑर्गन्स को, बल्कि मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स को भी चेक करती है। यानी हमारी स्किन के थ्रू हमारा बहुत सा वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सेल की प्रोटेक्शन के लिए और सेल के डिफेंस के लिए भी सेल के गिर्द एक आउटर मेम्ब्रेन है, जो आप देख सकते हैं। ये एक फ्लेक्सिबल आउटर मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी आउटर मेम्ब्रेन। और इसका फंक्शन क्या है कि ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे स्किन करती है। फंक्शन सेल मेम्ब्रेन का, इट एक्ट्स एज अ डिफेंसिव बैरियर, as well as a check for materials. अब ये मटेरियल्स को कैसे चेक करती है? मटेरियल्स को ये इसी तरह से चेक करती है जैसे ये एक दरवाज़ा है। आपके घर की चार दीवारी में आउटर बाउंड्री में मेन गेट होता है। मेन गेट क्या करता है कि मेन गेट लोगों की ट्रांसपोर्ट को चेक करता है, हर किसी को
घर में नहीं आने देता। इसी तरह हम अपने डिफरेंट मटेरियल्स को भी मेन गेट के थ्रू घर से बाहर या अंदर ले जा सकते हैं। इसी तरह सेल मेम्ब्रेन भी सेल के कुछ पार्टिकल्स को, सेल के कुछ मैटर को अलाउ करती है कि वो सेल से बाहर चले जाए जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, या कुछ पार्टिकल्स जिनकी सेल को ज़रूरत है वो अलाउ करती है कि सेल के अंदर आ जाएं। इसी वजह से सेल को सेमी परमिएबल कहा जाता है, यानी ये हर तरह की मूवमेंट को अलाउ नहीं करती बल्कि सिलेक्टिव मूवमेंट को अलाउ करती है। सेमी परमिएबिलिटी को समझने के लिए ये एक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट है जिसे जूम करके आपको दिखाया गया है। इस सेल मेम्ब्रेन में आप देख सकते हैं ये कुछ चैनल्स हैं। ये एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस है और इसके दरमियान कुछ चैनल्स हैं जो प्रोटीन के बने हुए हैं। ये एक्चुअली वो गेट्स हैं, वो विंडोज़ हैं जो मटेरियल्स की मूवमेंट को इन या आउट करने में हेल्प करती हैं। कोई भी मटेरियल इन प्रोटीन चैनल्स के थ्रू सेल के अंदर जा सकता है या सेल से बाहर आ सकता है। ये जो ब्लू एनवायरनमेंट आप देख रहे हैं ये सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी ये वाला सारा हिस्सा, और ये जो वाइट पार्ट है ये सेल का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी सेल के बाहर जो कुछ भी है वो उसकी सारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। तो जो भी मटेरियल जिस भी पार्टिकल ने, जिस भी मटेरियल ने सेल के अंदर जाना हो या बाहर आना हो उसे इन प्रोटीन चैनल से गुजरना पड़ता है। अब इन प्रोटीन चैनल से गुजरने का क्राइटेरिया दो तरह से है। अब आप देख सकते हैं कि इन प्रोटीन चैनल्स की कुछ स्पेसिफिक शेप है, तो सिर्फ वही मटेरियल इन या आउट हो सकेगा जो इस शेप से मुताबिकत रखेगा, जो इस शेप को कोरिस्पॉन्ड करेगा, और वो मटेरियल जो इस प्रोटीन के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को या स्पेसिफिक शेप को कोरिस्पॉन्ड नहीं करेगा वो मटेरियल मूव आउट या मूव इन नहीं कर सकेगा। ये तो पहला क्राइटेरिया है सेल की मूवमेंट के लिए। सेकेंड वन इज द साइज। अब जो मटेरियल जो इस स्पेसिफिक होल से, स्पेसिफिक गेट से ज़्यादा लार्जर है वो डेफिनेटली पास आउट या पास इन नहीं हो सकता, और जो सिर्फ वही पार्टिकल्स मूव कर सकेगा जो इस साइज के साथ कोलैबोरेट करेगा। इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक वीडियो की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन और पिंक पोर्शन जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो सेल का इंटरनल एनवायरनमेंट है, और ब्लू पोर्शन सेल का आउटर एनवायरनमेंट है। और ये कुछ पार्टिकल्स हैं ट्रायंगुलर शेप में, हेक्सागोनल शेप में या सर्कुलर शेप में जिन्होंने सेल के अंदर मूव करना है। अब यहाँ से अगर आप ये प्रोटीन चैनल्स हैं जो कि ऑरेंज कलर, ब्लू कलर और येलो कलर में आपको दिखाए गए हैं। यहाँ से अब आप देखिए कि हर चैनल एक बैरियर है, हर चैनल एक स्पेसिफिक बैरियर है उन पार्टिकल्स के लिए जिन्होंने मूव करना है। अगर हम ग्रीन वाले चैनल को देखें तो इसकी एक स्पेसिफिक शेप है। इस ग्रीन प्रोटीन चैनल से सिर्फ वही पार्टिकल मूव कर सकेगा जो इसकी शेप से कोरिस्पॉन्ड करेगा। हर वो पार्टिकल जो इसकी शेप से कोरिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगा वो उसे चेक कर दिया जाएगा, उसे रोक दिया जाएगा और उसकी मूवमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ कोई भी पार्टिकल जो इस स्पेसिफिक शेप से, प्रोटीन चैनल के इस गेट की स्पेसिफिक शेप से कोरिस्पॉन्ड करेगा, सिर्फ वही अलाउ किया जाएगा मूवमेंट के लिए। अब हम देखते हैं कि पार्टिकल्स की मूवमेंट यहाँ कैसे हो रही है। ये देखिए एक हेक्सागोनल पार्टिकल जो कि ग्रीन प्रोटीन चैनल की शेप के साथ कोरिस्पॉन्ड करता था उसको अलाउ कर दिया गया कि वो पास आउट हो जाए, और बाकी सबको चेक कर दिया गया, रोक दिया गया। इन प्रोटीन चैनल्स के अलावा पार्टिकल्स किसी भी दूसरी जगह से मूव इन या मूव आउट नहीं कर सकते। सिर्फ प्रोटीन चैनल्स ही अलाउ करते हैं पार्टिकल्स को सेल के अंदर जाने के लिए या बाहर आने के लिए। आप देख सकते हैं कि सिर्फ पार्टिकल्स अपनी शेप और साइज के मुताबिक ही मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं या बाहर आ सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन का ये फंक्शन सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बना देता है। दूसरा अहम फीचर सेल मेम्ब्रेन का ये है कि ये फ्लेक्सिबल है, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। ये चूंकि फ्लेक्सिबल है सेल मेम्ब्रेन, यही वजह है कि एनिमल सेल्स अपनी शेप और साइज में डिफरेंट होते हैं। आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें अपना प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने देखा था कि एनिमल सेल्स कभी हमें स्पिंडल शेप मिलते हैं, कभी हमें क्यूबॉइडल शेप मिलते हैं, कभी हमें सर्कुलर शेप में आते हैं। तो इट्स डिफरेंट शेप्स की वजह यही है कि सेल मेम्ब्रेन चूंकि फ्लेक्सिबल है तो सेल डिफरेंट टाइप
टाइप्स ऑफ शेप अडॉप्ट कर सकता है। अब हमारा एक बहुत ही बैरियर के बाद ज़रूरी है कि सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सेंटर हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ह्यूमंस के पास ब्रेन है, ब्रेन हमारे तमाम बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन डेवलप करता है और इनमें कम्युनिकेशन भी डेवलप करता है। इसी तरह सेल के तमाम फंक्शंस को सेल ने बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करना होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करना होती है, सेल डिवीजन करना होती है, तो सेल के तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी एक कंट्रोल सेंटर की इंतहाई ज़रूरत है और ये कंट्रोल सेंटर सेल में न्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि सेल के बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एनिमल सेल में ये न्यूक्लियस सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द सेंटर center of animal cell। और इसका फंक्शन क्या है? इट controls all the functions collaborate among organelles as well as communicate messages among and within the cell। ये इसके 3 बेसिक फंक्शंस हैं न्यूक्लियस के। आपको इसकी लोकेशन भी पता चल गई और आपको इसकी यूटिलिटी का भी पता चल गया कि ये न्यूक्लियस क्यों ज़रूरी है एक सेल के लिए। ये न्यूक्लियस की एक मैग्नीफाइड फॉर्म है। इसके इर्द गिर्द आपको कुछ दूसरे स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। इनका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे एब्रीविएट करके ER लिखा जाता है। ये क्या है, इनका क्या फंक्शन है, इन्हें हम बाद में नेक्स्ट अपने टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। अब ये एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की सेल वॉल भी डबल मेम्ब्रेन है। इसकी ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि ये डबली मेम्ब्रेन है, यानी इसमें 2 आउटर मेम्ब्रेन, 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। और सेल मेम्ब्रेन की तरह जैसे सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल थी, इसमें कुछ चैनल्स थे जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते थे, इसी तरह न्यूक्लियस में भी आप कुछ पोर्स दिखाई दे रहे हैं जिन्हें न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये न्यूक्लियर पोर्स भी मटेरियल्स या मैसेजेस की कंडक्शन या मटेरियल्स या मैसेजेस की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। अब न्यूक्लियस के सेंटर में भी आपको एक सॉलिड मैस, सॉलिड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये न्यूक्लियस का सेंटर है। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल अगर हम अपना सेकेंड लेक्चर रिकॉल करें जिसमें हमने सेल की डेफिनेशन की थी, तो हमने कहा था सेल इज केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। अ सेल कैन रिप्रोड्यूस मतलब इट कैन डिवाइड इनटू 2 और इट कैन इंक्रीज इट्स नंबर, यानी सेल इज केपेबल ऑफ डिवीजन और रिप्रोडक्शन। अब डिवीजन और रिप्रोडक्शन के लिए सेल को जिन स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत होती है उन्हें कहा जाता है सेंट्रियोल्स, जो कि मिलकर बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं सेंट्रियोल्स जिन्हें कहा जाता है, और ये हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। सेंट्रियोल्स बने होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से। सेल में ये पूरे हर जगह डिस्पर्स होते हैं, प्रेजेंट इन डिस्पर्स्ड फॉर्म इन द सेल। किसी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होता, जैसे इनकी एक मखसूस कोई जगह नहीं है, जैसे कि न्यूक्लियस की जगह थी इस एनिमल सेल में, उसके सेंटर में सेंट्रियोल्स की कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, बल्कि ये डिस्पर्स्ड होते हैं विद इन द सेल। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये हॉलो ट्यूब्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी हैं।
3 के सेट में, ये ग्रुप्स में ये प्रेजेंट होती हैं। अगर इनका क्रॉस सेक्शन देखा जाए, यानी इनको दरमियान से कट कर दिया जाए और इनका सरफेस व्यू ऑब्जर्व किया जाए, तो ये हमें कुछ इस तरह से स्टार शेप स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये स्टार शेप स्ट्रक्चर, ये जिसे सेंट्रियोल कहा जाता है, ये हमें सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं और ये स्पेसिफिकली प्रेजेंट होते हैं इन एनिमल सेल्स। ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब हमने सेल के अब तक दो ऑर्गेनेलिज और एक इसका डिफेंसिव बैरियर पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सेल के अंदर वो क्या चीज़ है जो इन तमाम स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करती है। व्हाट इज द सपोर्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी सेल में ये तमाम चीज़ें ऐसे तो नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे पड़ी होंगी, क्योंकि सेल तो एक सर्कुलर, एनिमल सेल तो एक सर्कुलर शेप में होता है। तो कोई भी मैटर, कोई भी ऑर्गेनेली अगर अपनी कोई स्पेसिफिक शेप या स्पेसिफिक पोजीशन रखता है, तो इसके लिए उसे कुछ ऐसा सपोर्टिव मटेरियल चाहिए जो इस ऑर्गेनेली को होल्ड कर सके। तो सेल के, एनिमल सेल के अंदर या किसी भी सेल के अंदर ऐसा सपोर्टिव मटेरियल जो ऑर्गेनेलिज को होल्ड कर सके, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब साइटोप्लाज्म क्या है? इट इज अ जेली लाइक मटेरियल that holds the organelles, all the organelles, यानी पूरे सेल में आपको ये सेमी ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल मिलेगा और इसका फंक्शन क्या है कि ये ऑर्गेनेलिज को होल्ड डाउन करता है। अब सेल का कंट्रोल सेंटर भी आपने पढ़ लिया, सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में भी आप जान चुके हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अब सवाल पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम ऑर्गेनेलिज को काम करने के लिए एनर्जी कैसे मिलती है। तो सेल का नेक्स्ट ऑर्गेनेली जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन है। माइटोकॉन्ड्रियन इज द सिंगुलर टर्म और इसका प्लूरल है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये जो फोल्डिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, these make up the inner membrane। इन फोल्डिंग्स का एक और नाम भी है क्रिस्टी। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है कि ये इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, इट जनरेट्स एनर्जी फॉर द सेल। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम ह्यूमन बॉडी को एनर्जी फूड से मिलती है, एक सेल को अपने फंक्शन करने के लिए एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। और ये जो लिक्विड मटेरियल आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देख रहे हैं, ये इसका मैट्रिक्स है जहां एनर्जी प्रोडक्शन का काम किया जाता है। इसी पर इसकी एनर्जी प्रोडक्शन की वजह से ही इसे सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। So it is one of the most important organelle of the cell। अब माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ सेल में एक ही नहीं होते, बल्कि ये एक से ज्यादा होते हैं। इनकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, थ्रू आउट द सेल डिस्पर्स्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज endoplasmic reticulum। Endoplasmic reticulum is a network-like structure। It makes a network-like structure। These are the sacs that are arranged in network form। These are present around the nucleus। इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सेल के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। अब हम इनकी नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक जूम की हुई फॉर्म है। दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक को कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER से भी डिनोट करते हैं।
and other one is smooth endoplasmic reticulum. यहाँ पे ये टाइप, इतना हिस्सा इसका रफ टाइप ए है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसका ये हिस्सा, ये सारा स्ट्रक्चर इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब अगर आप पिक्चर को गौर से देखें तो आपको इनके नेम्स के डिफरेंट होने की वजह भी समझ आ जाएगी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनकी सरफेस पे ये छोटे छोटे से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस स्मूथ है। तो इन स्ट्रक्चर्स के प्रेजेंट होने की वजह से ही इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर्स राइबोसोम्स कहलाते हैं। सबसे पहले हम इनका फंक्शन देखते हैं कि क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, एक सैक लाइक नेटवर्क स्ट्रक्चर है। इसका काम क्या है कि ये फूड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट मटेरियल्स को स्टोर करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे हमारे घर में कोई वेयर हाउस होता है जहां हम अपने एक्स्ट्रा चीज़ें डंप कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेल में भी एक्स्ट्रा मटेरियल, खा वो फूड मटेरियल हो या डिफरेंट पार्टिकल्स, दूसरे पार्टिकल्स हो, उनको डंप करने के लिए, फ्यूचर यूज के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है। ये तमाम एक्स्ट्रा मैटर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर कर लिया जाता है और जब ज़रूरत हो तो इसे इस्तेमाल कर लिया जाता है। स्टोर्स सेल प्रोडक्ट्स, ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, जिन्हें राइबोसोम्स कहा गया है, वो किस तरह से दिखाई देते हैं। ये है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स का फंक्शन ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन की फॉर्मेशन, या सेल को जिस तरह के भी प्रोटीन्स चाहिए, ये उनको सिंथेसाइज करते हैं। ये दो सब यूनिट से मिलकर बना है। ये सब यूनिट ए है, ये सब यूनिट बी है। दोनों मिलके एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे राइबोसोम कहा जाता है। दीज स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दैट्स व्हाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर फाउंड अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द सेल। The next component, the next organelle of cell is Golgi complex. Golgi complex is also a sac-like structure just like endoplasmic reticulum, but its function is different from that of endoplasmic reticulum. Endoplasmic Golgi complex is also dispersed structure within the cytoplasm. As you can see in here, these are also a sac-like network structure, but its function is different in the way that it stores products, it contains products, but to transport them. The function of endoplasmic was just to store the product, but the function of Golgi complex is to pack the materials, and the packing is for the purpose of transportation. You can say it acts as a courier service. Materials are packed in the sacs of Golgi complex and are transported out of the cells. So Golgi complex is the courier service of cell. As you can see here, these are the packed units of Golgi complex. Whenever the food or other products are packed, they are cut off from rest of the structures and are transported in or out of the cell. Here ends up the structure of cell, animal cell. आपने देखा कि एनिमल सेल में
किस तरह के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं और वो क्या क्या काम परफॉर्म करते हैं. नाउ यू कैन understand very well that why a cell is called the functional unit of life. A cell is capable to perform all the functions that a living organism needs to perform. Next comes the homework. Just open your test exercise from page 11 of CSS textbook. The first question is, fill the circle of the correct option against each statement. You are provided with 4 options against each statement and you have to find out the correct one. Read the statement very carefully and then decide which one is the correct answer. We have solved up to question 3. Now it's turn of question 4. Read the statement which is, ribosomes are attached with. Now you are familiar with ribosomes and the structures to which they are attached. Find out the structure and fill its circle, whether it is cell membrane, cytoplasm, rough endoplasmic reticulum or smooth endoplasmic reticulum. The question number 5 is, choose the correct function of plastids. You are not familiar with plastids at this stage, so ignore this question for the time being. Next, move to part B of test exercise, that is to answer this question briefly. आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने उनको रीड आउट करना है और ब्रीफली इनको आंसर करना है. Question 1 we have solved. Now move to question 2, which is, animal cells are mostly irregular in shape. Can you give the reason? You know very well why animal cells are irregular in shape. You can give the reason very well. Number 3 question is, vacuole have a different role in animals and plant cell. You didn't have read about plant cells, so ignore this question for the time being. MCQ that you have to solve is MCQ number 4 and the question is question number 2. It is your homework from test exercise 1. Next, move to text review exercise of CSS textbook at page 18. Read the question, read the statement of the question number 2, which is, draw, label and describe the basic structure of animal cell and a plant cell. You are just to describe about animal cell because you just have read about it. Ignore the plant cell. आपने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, उनको ड्रॉ करना है, इनको लेबल करना है और इस हर ऑर्गेनेली का फंक्शन परफॉर्म करना है. सो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट होंगे. पहले है ड्रॉ करना है आपने एनिमल सेल को, ड्रॉ इट्स ऑर्गेनेल्स. फिर आपने इन तमाम ऑर्गेनेल्स को लेबल करना है और फिर आपने फंक्शन बयान करना, फंक्शन बताना है हर ऑर्गेनेली का. सो हमारी टेक्स्ट बुक से इतना ही होमवर्क था. नेक्स्ट मूव, ओपन योर समर पैक विच इज अवेलेबल ऑन कैंटर वेबसाइट. समर पैक का पेज 16 अगर आप खोलें तो ये आपको एक एक्टिविटी मिलेगी जिसे आप एक्टिविटी 1.4 कहेंगे. इस एक्टिविटी को आपने सॉल्व करना है. ये एक्टिविटी हमें क्या डिमांड कर रही है? नंबर द ऑर्गेनेल्स इन द सेल डायग्राम यूजिंग नंबर की. 2 हिस्से हैं इसके. नंबर 1 है कि आपको ये सेल डायग्राम दी गई है और एक नंबर की दी गई है. आपने इस जो पॉइंट आउट स्ट्रक्चर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको उनके नाम के मुताबिक नंबर देना है. फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट वन सॉल्व कर लेते हैं. ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट है, सर्कुलर इन शेप है. सो इट इज़ द न्यूक्लियस. इसकी शेप न्यूक्लियस बता रही है कि ये एक न्यूक्लियस है. तो हम न्यूक्लियस यहाँ पे हमारे पास नंबर 4 पे है. सो इसके सामने हम नंबर 4 लिख देंगे. इस तरह से करते करते हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो जाएगा. द नेक्स्ट पार्ट इज देन नंबर द डिस्क्रिप्शंस अकॉर्डिंगली. अब ये सॉल्व करने के बाद आपने ये कुछ डिस्क्रिप्शंस, कुछ फंक्शंस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं इन्हीं सेल ऑर्गेनेल्स के. आपने देखना है कि जिसको नंबर 4 कहा है उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस कौन सी है. अगर आपने इसे न्यूक्लियस कहा है तो न्यूक्लियस को कौन सी स्टेटमेंट जस्टिफाई कर रही है. तो अगर आप इसको कीनली ऑब्जर्व करें तो आप जान लेंगे कि ऑर्गेनेली दैट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस. सो यू विल राइट नंबर 4 in front of the statement. That's how you will solve the complete activity. Next up आइए
समर पैक के MCQs की तरफ। MCQ नंबर 8, 9, 10, 11, 12 हमारे आज के टॉपिक से रेलिवेंट है। ये चैप्टर 1 के MCQ आपने समर पैक में देखने हैं। MCQ नंबर 8 है, इरेगुलरिटी इन शेप एंड साइज ऑफ एनिमल सेल्स इज ड्यू टू। You are well versed with the reason of irregularity of animal shape and animal size of the animal cell. Find out the correct reason and mark it well. जब आप इसका आंसर लिख लें, आप करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई कर लें, तो फिर आपने ये भी बताना है कि आपका आंसर करेक्ट क्यों है। यानी आपने किसी भी आंसर को अपने आंसर को जस्टिफाई करना है, उसकी रीज़न बतानी है कि इस आंसर के बिहाइंड ये लॉजिक प्रेजेंट है। सो यू विल राइट अबाउट व्हाई डिड यू चूज दिस ऑप्शन एज वेल। नंबर 9 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज इज कंसिडर्ड एज सेमी परमिएबल। इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली ऐसा है जिसे सेमी परमिएबल कहा जाता है। सेमी परमिएबल ऑर्गेनेली के बारे में भी आप जान चुके हैं, वीडियो में भी देख चुके हैं, वेदर इट इज साइटोप्लाज्म, सिस्टर्नी, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। फाइंड द करेक्ट आंसर एंड गिव इट्स रीजन। नंबर 10 क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज क्रिस्टी आर प्रेजेंट। क्रिस्टी इज द फोल्डिंग स्ट्रक्चर। इफ यू रिमेंबर, रिकॉल, क्रिस्टी इज फोल्डिंग structure which was the inner membrane of some organelle. Identify that one. Golgi complex, mitochondria, microtubules, nucleus. Recalls the structure of each organelle one by one and then you will find out the answer. Number 11 question is rough endoplasmic reticulum is named so because of the presence of ribosomes, cisternae, cristae or pores. Rough endoplasmic reticulum. Recall your organelles. Endoplasmic were of two types, rough and smooth. You know very well why rough endoplasmic reticulum is called so. Identify the organelle present on it and give its reason. Number 12 question is which of the following organelles resemble in function to the skin of animals, which is a defensive barrier. In short, you are required to identify the defensive barrier of animal skin, whether it is cytoplasm or cristae that acts as a defensive barrier, or cisternae that acts as a skin of animal, or plasma membrane that surrounds the whole cell structures. Choose the correct answer and give its reason. Then move to the summer pack question section. Number 11 question is what are plasmodesmata. You are not familiar with plasmodesmata, so ignore this question. Ignore the question number 12 as well because you are not familiar with plant cells yet. Number 13 question is relevant to your topic. Solve it. First read it carefully and then solve it. Identify the organelle. Look at the picture, observe it carefully and identify and tell what is the picture. In which cell it is present. You are required to tell whether it is present in animal cell or in plant cell and what role does it play for the cell, and you are to describe the function of this particular organelle. Solve it. It's all about your homework and lesson about animal cell. Next we will study about the structure of plant cell in detail. Observe and study its organelles as well. Up till then, Allah Hafiz. Thank you very much.